वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम लोग महाराष्ट्र चुनाव की बात कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ने कल अपनी आखिरी रैली कर डाली और अब वो हमने चर्चा की बीजेपी के निशाने पर खास तौर पर उद्धव ठाकरे हैं। इनका वोट अगर टूटा तो बीजेपी की राह बड़ी आसान, महायुति की राह आसान हो जाएगी। अब सवाल जैसा वहां पर यह है कि किसने किसको छोड़ा। ये 25 साल पुराना साथ बीजेपी ने रिश्ता तोड़ा, उद्धव ठाकरे ने तोड़ा, किसने वादा खिलाफी करी। ऐसा ही संघर्ष इधर भी चल रहा है एनसीपी में, शरद पवार और अजीत पवार के बीच में। अजीत पवार बार बार ये भी कहते हैं कि भाई मेरे चाचा जो हैं वो तो देवतुल्य है मेरे लिए, लेकिन चाचा जी ने बार बार मुझे आगे बढ़ा करके खुद पीछे से हट जाया करते थे। मुझे कहते थे बीजेपी के साथ जाओ, बैठकों में भी आते थे, लेकिन फिर पीछे से वो गायब हो जाया करते थे। अपना मन कब बदल लें कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये जो नारा चल रहा है बीजेपी का, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, इसको लेकर के भी अजीत पवार बहुत असहज हैं। बहुत मतलब बहुत। ये नारा मुंह से बोलना तो छोड़िए, वो जितनी बार इसको डिसोन करना चाह रहे हैं उतनी बार कम। हर इंटरव्यू में यही कहते हैं ये नारा ठीक नहीं है, हमारे यहां के लिए नारा ठीक नहीं है। अब इसमें जो कांग्रेस से सीनियर लीडर आए हुए हैं बीजेपी में, अशोक चव्हाण, वो भी अनकंफर्टेबल हो गए। उन्होंने भी कहा है नारा ठीक नहीं है। पंकजा मुंडे तो बीजेपी की ही हैं, वो भी कह चुकी हैं कि भाई ये नारा हमारे यहां नहीं चलेगा, आप अपने दूसरे राज्यों में चलाओ, हमारे यहां नहीं चलेगा। तो इनकी ऐसी क्या मजबूरी है, इस पर हम लोग जरा आज बात करें। मैं आपको 3 बयान सुना रहा हूं। अशोक चव्हाण ने कहा कि भाई ये ऑफिशियल नारा नहीं है हमारा, बटोगे तो कटोगे, बीजेपी की ऑफिशियल लाइन नहीं है। अजीत पवार ने एक बार फिर ये कहा कि यूपी में चलेगा, यहां नहीं। और उन्होंने पंकजा मुंडे का नाम लिया कि ये पंकजा मुंडे तो बीजेपी की हैं, वो भी इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो कुछ योगी जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। कहने के 2 तरीके हैं, बटोगे तो कटोगे भी सही है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे भी सही है। सर कटोगे तो मरोगे, इस तरह के जो अभी इशू चल रहे हैं, देखिए ये कोई अधिकृत बयान बीजेपी से किसी का नहीं है। ये शायद बाहर से कोई बयान, झूठे बयान करवा रहा है। बीजेपी ने अपने आप को इससे डिस्टेंस किया है। भाजपा के कोई नेता ने ऐसा बयान नहीं किया है। अब बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है, उसको हमने सबने विरोध किया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया। वो महाजन तो विरोध करने से क्या होता है? पार्टी में तो आप हैं वैसे भी ना, महायुति में तो हैं। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। बटोगे तो कटोगे महाराष्ट्र के नैरेटिव में, महाराष्ट्र के मिजाज में फिट बैठता है क्या? देखिए, बहुत साफ बात है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार से इसको गलत तरीके से क्यों लिया जाता है। कोई भी समाज अगर बटेगा तो समाप्त हो जाएगा, इतिहास ने दिखाया। और देखिए, कांग्रेस ने लगातार ये कोशिश की है कि हमारा समाज जातियों में इस तरह से बटे कि एक दूसरे से लड़ता रहे। इसलिए अगर कोई ये बात कहता है कि बटोगे तो कटोगे, तो इसमें क्या गलत है? अपनी अपनी बात कहने का ढंग होता है। और योगी जी ठेठ बोलने वाले आदमी है, और योगी जी ने जो कहा बिल्कुल सही है, बटोगे तो कटोगे, जो बटा है वो कटा है। इसलिए मैं बिल्कुल योगी जी की बात से सहमत हूं। अब इस नारे का चुनाव में कितना असर हो अलग बात है, ये तो लेकिन खुद ही बटे हुए हैं अंदर। आप तो बीजेपी, पंकजा मुंडे, अशोक चव्हाण, अजीत पवार, सारे ही। क्या देवेंद्र जी, वो तो कह रहे हैं बीजेपी का नारा किसने कहा बीजेपी का नारा है? इसमें 2 चीजें सर भाई, बिल्कुल जो आपने कहा खुद ही बटे हुए हैं, और अगर वैसे बटे रहे तो फिर उनके हिसाब से फिर कटने की आशंका ज्यादा होगी। तो वैसे तो बटना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जैसे अशोक चव्हाण, अजीत पवार, ये सब लोग हमेशा से ही मुस्लिम पॉलिटिक्स करते रहे ना, कांग्रेस में रहते हुए या एनसीपी में रहते हुए। तो वैसे कंडीशन में उनका अपना एक बेस तैयार रहता है, अपने समर्थक तैयार रहते हैं। तो उसमें कैसे आप ये कर सकते हैं कि रातों रात योगी आदित्यनाथ की भाषा को आप टो करने लगे हैं? तो उसमें क्या अशोक चव्हाण हो या अजीत पवार में कोई वैसे सरप्राइज वाली बात नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर है कि चुनाव के समय में अगर आप खुलकर इस बात को इस रूप में कहेंगे और बार बार कहेंगे, तो फिर नीचे कार्यकर्ताओं के भीतर वो मैसेज गलत जाता है।
अजीत पवार को लेकर उनके क्षेत्र में तो ऑलरेडी बीजेपी वर्सेस एनसीपी हमेशा से रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता कभी ये स्वीकार ही नहीं पाते कि अजीत पवार अब हमारे साथ हैं, क्योंकि अजीत पवार जब ताकत में रहे तो उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया, बीजेपी जब पावर में रही तो उन्होंने एनसीपी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया। तो वहाँ नीचे इतनी ज़्यादा खटास हो और वैसे में इस तरह की बात को टॉप लेवल पे ये बार बार कहना है और निश्चित तौर पे समझा जा सकता है कि वो बहुत ठीक नहीं कह सकता पार्टी के लिहाज से। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस से समझा जा सकता है कि वो वाकई ये बीजेपी की ही लाइन है, एक बार नहीं बार बार इस लाइन को बोला जा रहा है, चाहे जिस रूप में शब्द भले चेंज हो, भाव तो एक ही है और उसी भाव को लेकर लगातार पार्टी आगे बढ़ रही है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, देवेंद्र फडणवीस उसको पुरजोर तरीके से उसकी अच्छा, अजीत पवार की बात मान लेते हैं, पंकजा मुंडे क्यों मना कर रही है भाई, नारा ठीक नहीं है? देखिए, पंकजा मुंडे की अपनी पॉलिटिक्स से अगर उसको देखेंगे तो ओबीसी लीडर रही है, अपने क्षेत्र की बीड़ की सांसद का लोकसभा चुनाव भली हार गई, वहाँ से 2014 में, उसके पहले विधानसभा चुनाव भी वो हारी हुई है। मुझे लगता है कि वो स्थानीय राजनीति के अंदर उन्हें लगता है कि इस तरीके से जो चर्चा हुई कि उनके क्षेत्र में काफ़ी दूसरे वोटर्स भी है जो पंकजा के साथ जुड़े रहे, और पंकजा जो संस्था चलाती है वो सभी क्षेत्र के अंदर काम करती है, उनकी जो एनजीओ काम करती है, तो पंकजा मुंडे के लिए अपना एक स्थानीय राजनीति के लिए भी बहुत जरूरी है। और अशोक चव्हाण की दूसरी मजबूरी है, अशोक चव्हाण की बेटी तो भोकर से चुनाव लड़ रही है, अगर वो इसका विरोध नहीं करेंगे तो उनकी बेटी चुनाव नहीं जीत पाएगी। वो अच्छी खासी मुस्लिम कम्युनिटी तो बीजेपी के टिकट पर भी कांग्रेसियों का वोट लेके जीतना चाहते हैं क्या भाई? वोट तो आपको अपनी पार्टी के समर्थक ही देने वाले हैं। तो अपनी बेटी का चुनाव महत्वपूर्ण है। नांदेड़ लोकसभा चुनाव बीजेपी हार गई, बीजेपी लेकर आई थी कि नांदेड़ लोकसभा जीतेंगे, अशोक चव्हाण को राज्यसभा भेज दिया, वो नांदेड़ लोकसभा जितवा नहीं पाए। अब फिर उनके सामने चुनौती है कि नांदेड़ से बीजेपी को जितवाए और इसके अलावा अपनी बेटी भी विधानसभा चुनाव जीते। तो अगर वो इस नारे का समर्थन कर देते अपने क्षेत्र के अंदर तो उनकी बेटी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल होता। पार्टी आपने बदल ली, पार्टी बदल ली और नेताओं की विचारधारा बदलने में कितनी कितनी देर लगती है? अभी तो ऐसा हुआ हम आ गए हैं साहब, लेकिन सामान छोड़ाए अपना वहीं। नहीं, बिल्कुल वही है। जैसे अजीत पवार बहुत कंफर्टेबल नहीं है यहाँ पर आकर, वैसे ही अशोक चव्हाण बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है कि जिस तरीके वो राजनीति करते रहे। और अशोक चव्हाण तो बहुत कुछ अपने लिए मान के चल रहे थे कि मैं भाई बड़ा नेता रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, तो कम से कम मुझे कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री केंद्र में बनाया जाएगा। जिस तरीके से उन्हें खाली राज्यसभा दिया गया, उन्हें लगा था कि भाई नारायण राणे को जब लिया, राज्यसभा भेजा, केंद्र में मंत्री बनाया, तो मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं आऊंगा तो मैं भी बन सकता हूं। वो इसी उम्मीद से गए थे, लेकिन पार्टी में केंद्र में लिया और जो विधानसभा का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अगर आप देखेंगे तो नांदेड़ और नांदेड़ के आसपास जिसको वो टिकट देना चाहते रहे, एक भी जगह अशोक चव्हाण की पार्टी ने सुनी नहीं है। संगठन ने जिसे रिकमेंड किया उसको टिकट किया। अशोक चव्हाण को तो ये आदत थी कि वो नांदेड़ के आसपास जिसे कहते थे पार्टी से टिकट दे देती। तो नारायण राणे से आप तुलना कर रहे हैं, नारायण राणे और उनके बेटे को तो रोकना पड़ रहा है बस भाई, और नहीं, ये तो एक लाइन नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, ये बोलेंगे अभी, उनका स्वभाव नहीं अशोक चव्हाण का, वो उस तरह की राजनीति उन्होंने कभी की नहीं है, तो उनकी अपनी राजनीति है। मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगी। देखिए, विदर्भ की अगर जो राजनीति है, विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है वो ये बटेंगे तो कटेंगे के कारण हुआ। सारा जो ओबीसी वोटर था वो पूरा शिफ्ट हो गया वंचित बहुजन आघाड़ी के पास। कारण हुआ है बिल्कुल। देखिए, दलित वोट तो गया ना, ओबीसी गया, दलित गया, वंचित बहुजन आघाड़ी एक ताकत है वहां पर। तो जो नुकसान हुआ है 10 में से आप 8 उसका जवाब देवेंद्र फडणवीस ने दिया, हमारे इंटरव्यू में दिया कि दलित को इन्होंने बहका लिया था आरक्षण वाली बात करके, हमने जाके समझाया है, आरएसएस हमारे साथ है, और उन्होंने नाम लेकर कहा आरएसएस ने बहुत हमारी मदद की है और दलित वापस आ गया, वो समझ गया कि आरक्षण नहीं खत्म होने जा रहा है। ट्राइबल्स को इन्होंने पोलराइज कर लिया था, वो विदर्भ की राजनीति में ऐसा नहीं कि देवेंद्र फडणवीस कह दे कि दलित हमारे साथ आ गया तो हम सीटें जीत जाएंगे। बहुत है वहां पर, कुंभी वोटर्स है, माली है, तेली है, धनगर है, दूसरे तमाम तरह के ओबीसी वोटर्स बटे हुए हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी का अलग वहां पर एक स्टैंड है, कांग्रेस का अपना अलग है, अम्बेडकर के जो बौद्ध है वो अलग वोटर है। तो विदर्भ में सबसे ज्यादा जातिगत राजनीति, तो वहां बटोगे कटोगे नहीं चलेगा बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, वही बता रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जोड़ दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का जो जिक्र कर रहे हैं कि भाई आप बटो मत, तो जातियों में बटो मत, पूरा एक तरफा हिंदुत्व के नाम पे वोटिंग करो। वोटिंग उस आधार पर होगी तो ही भारतीय जनता पार्टी को विदर्भ की सीटों पर फायदा होगा, और इसी कारण देवेंद्र फडणवीस ज्यादा इस बात। लेकिन फिर भी समझना मुश्किल है हर्षवर्धन जी, अरे आप अब एक ही फैमिली हो गए हो, परिवार हो गए हो एक, और उसमें भी आपका और आपकी जो कोर सेंट्रल थीम है वो नारा अगर आप मुंह से नहीं बोल पा रहे हो, फिर तो बहुत बड़ी मजबूरी है, भी समस्या भी है। नहीं, महाराष्ट्र में इतना भ्रम नहीं जितना हम लोगों ने फैला दिया है। 6 पार्टियां लड़ रही भाई साहब, 3 पार्टियां या 2 पार्टियां नहीं। ये कोई मर्जर नहीं हो गया है अजीत पवार की पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में। अजीत पवार इस तरह की राजनीति करते हैं कि अभी बाकायदा मदरसा शिक्षकों की तनख्वाह बढ़वा ली, और अजीत पवार भी अपनी राजनीति करें या भाजपा में ही ज्वाइन कर लेना, तो फिर चाचा से लड़ेंगे कैसे? चाचा से लड़ने के लिए अपनी राजनीति उनको करनी पड़ी। और जहां तक रही बात इन 2 नेताओं की, इस पर एक गंभीर टिप्पणी की आवश्यकता है। समीर जी भी कई बार वो बात कहते रहते हैं, मैं उसी को फिर से दोहराता हूं।
अशोक चौहान अगर सचमुच इतने बड़े नेता होते, पूर्व मुख्यमंत्री हो जाना बड़ी पार्टियों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर इतने बड़े नेता होते तो नांदेड़ लोकसभा सीट भाजपा हार जाती क्या? हार गई ना। राज्यसभा दिया, इसका मतलब कि आपको आपके कद का सम्मान करते हुए भाजपा ने कृपा की है। भाजपा के पास कोई इनसे कमजोर नेता राज्यसभा के लिए नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, फिर से इनके पास जिम्मेदारी आई है, एक तरह से कहें कि ईश्वर ने संयोग दिया है, नांदेड़ में लोकसभा का उपचुनाव भी हो रहा है, इनकी बेटी भी विधानसभा लड़ रही, तो वो दोनों सीटें अच्छे से जिता कर ले आए तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि आगे क्या करना है। और अगर पंकजा मुंडे की बात करें, पंकजा धनंजय मुंडे से हार गई विधानसभा, अभी हार गई लोकसभा, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी यानी विधान परिषद बना के उनको भेजा। लगा कि जो एक महाराष्ट्र की राजनीति में वो बार बार चलता है, नितिन गडकरी जी तो अपने को बाहर ले आए हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े और पंकजा मुंडे, ये जो ट्रायंगल चलता है उसमें लगा था कुछ सहमति से बन गई है अमित शाह के जाने के बाद। लेकिन अगर उसके बाद पंकजा ये बयान दे रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वो क्या करना चाह रही है, और जो ये मुंडे महाजन क्लैन है ना, उस विरासत से भाजपा वहां आगे बढ़ी है। ये विरासत वाले लोग बहुत नाराज हैं, उसका भी एक प्रभाव। आगे बढ़ी मतलब छोड़ दिया इस विरासत को? छोड़ना नहीं कहेंगे, लेकिन हर पार्टी आगे बढ़ती है और भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है ना, ऐसा नहीं है कि वो परिवारवाद में नहीं फंसी, उसके भी बहुत से नेता परिवारवाद में हैं, लेकिन ये तो दिखेगा ना जहां मजबूत लोग हैं। और जो धनंजय मुंडे हैं वो भी तो गोपीनाथ के भतीजे ही हैं ना, वो तो गोपीनाथ मुंडे ही उनको लेकर आए थे राजनीति में। तो मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा देखने समझने वाली बात है। पंकजा की अभी कई बयानबाजी जो है वो पार्टी के हिसाब से या अनुशासन के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप मतलब अजीत पवार के इस अलग सुर को कोई कंफ्यूजन नहीं? अजीत पवार और अशोक चौहान में कोई कंफ्यूजन वो तो भाई को समझिए। अजीत पवार को समझाइए। नहीं, अजीत पवार की बात यह है कि अजीत पवार को न तो भारतीय जनता पार्टी का वोट मिल रहा है और न भारतीय जनता पार्टी को अजीत पवार से कोई मदद मिल रही है। इसलिए यदि वो अपने ट्रैक पर भी चल रहे हैं ना, तो इस महायुति में कोई नुकसान फायदा होने वाला नहीं है। मतलब वो अजीत पवार की जिम्मेदारी इतनी है कि वो अपनी दुकान में जितना सामान ले आए वो ठीक है। मतलब उसमें कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको वोट देने वाले नहीं मोटे तौर पर, और ना अजीत पवार के वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले हैं, इसलिए उसमें कंफ्यूजन नहीं है। पंकजा का जो जिक्र किया वो यही है कि छोड़ा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे से थोड़ा सा आगे निकल गए। लेकिन जो आपने जिक्र किया वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस चुनाव में पिछले 10 चुनावों को यदि देख ले या 10 साल को देख ले तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के साथ वहां पर है। अच्छा। और यूं समझ लेना चाहिए कि संघ ये पूरा चुनाव लड़ रहा है, पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है, और ये जो है इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बटेंगे कटेंगे कोर थीम है भारतीय जनता पार्टी की, वो हिंदुत्व का जो उसका अपना, मैं एग्जैक्ट लाइन निकाल रहा हूं देवेंद्र फडणवीस की, आप बोलिए। हाँ, जो उन्होंने आरएसएस पे बोला है, तो वो पूरा चुनाव जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से संघ पूरी तरीके से समझ लीजिए उनके कंट्रोल में ये चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र का, और देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ हैं, तो वो वहां पर खड़े हुए हैं। नितिन गडकरी साहब का भी जिक्र हमने नहीं किया चुनाव में, वो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी को कहा, ऐसा मुझे बताया गया, कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। अजीत पवार और जो शिंदे साहब हैं उनके लिए गडकरी जी ने कहा कि उनके लिए हम चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के खिलाफ नहीं जाना चाहते प्रचार के तौर पर भी। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर शायद मोटे तौर पर एग्री कर लिया, और वो केवल बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उन पर। संघ तो सब जगह जा रहा है बीजेपी की मदद में, संघ तो पूरा बीजेपी के लिए 100% लगा। देवेंद्र फडणवीस के शब्द सर गौर करने लायक है, अंग्रेजी में है। उन्होंने कहा संघ हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इस बार हमने उनसे और इस परिवार के सभी संगठनों से रिक्वेस्ट की थी कि ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और एनार्किस्ट लोगों ने लोकसभा चुनाव में जो भ्रम फैलाया है, इसको दूर करने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है, हमारी मदद कीजिए। जी, क्लियर है बिल्कुल लाइन। हाँ, ये बयान तो नड्डा साहब से बिल्कुल उलट है वैसे। नहीं, वो नड्डा जी का बयान ऐसा नहीं था किसी डिजाइन के तहत, और ये माना भी नहीं जा सकता कि नड्डा कहानी भी चलिए हो गई उसमें नहीं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें या महाराष्ट्र की बात करें सौरभ, तो महाराष्ट्र ही नहीं, झारखंड भी आरएसएस ही चुनाव लड़ रहा है। हाँ, दोनों उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और आरएसएस किस लिहाज से, मतलब क्या ग्राउंड पर कैसी प्रेजेंस है उसमें? दो चीज़ होता है, एक तो ये कि आरएसएस के वर्कर कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं नीचे तक लेवल पे। दूसरी चीज़ कि अगर नीचे किसी बात को लेके कोई निराशा है, नाराज़गी है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो विरोध तो किसी भी हाल में नहीं करते, निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर इस बार निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। जैसे पहले महाराष्ट्र की अगर आप बात कर लें तो संघ के
तीसरे नंबर के व्यक्ति ओवरऑल जो महाराष्ट्र में बीजेपी का इलेक्शन वॉर रूम है उसका सुपरविजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लगातार मुंबई में ही कैंप कर रहे हैं, बीच में अपने दूसरे काम भी देख रहे हैं, लेकिन उनके सुपरविजन में ही हो रहा है ये। ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक अपडेट उनको डेली दिया जाता है। उससे आप समझ सकते हैं कि अगर आरएसएस के कार्यकर्ता इस कदर जुड़े हुए हों कि पूरी कमान जो इलेक्शन मशीनरी की जो पूरी कमांड है, जो वॉर सेंटर जिसे कहते हैं, उसका सुपरविजन संघ के हाथ में हो, तो उससे आप समझ लीजिए इंटेंसिटी। और संघ चाहेगा भी नहीं कि अगले साल 100 साल पूरा हो रहा है, महाराष्ट्र से उसकी शुरुआत हुई थी, और उस स्टेट में अगर हार हो जाए तो सीधे सीधे उस विचारधारा के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो वो ये चाहते हैं कि जो अगला ग्लोरियस 100 ईयर्स मनाना है उसमें महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार रहे। और लोकसभा चुनाव के बाद ये भी समझ में आ गया संघ के लोगों को भी कि अगर अपनी सरकार से किसी भी रूप में आप थोड़ा भी निष्क्रियता दिखाएंगे तो उसका दुष्परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि भाई जितनी चीज़ें आपकी विचारधारा की थी आपकी सरकार ने पूरी की हैं, तो किसी बात को लेकर अगर आप थोड़ी भी निष्क्रियता दिखाएंगे तो उसका दुष्परिणाम 400 से 240 पे आ सकता है। वो बात संघ के स्वयंसेवकों को समझ में आ गई। और झारखंड भी आप जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, इन लोगों का जितना एक्टिवनेस आप देख रहे हैं, उनका बोलना, उनका सब कुछ करना, वो सब संघ की सहमति से हो रहा है, संघ के कहने पे हो रहा है। अच्छा, समीर जी कुछ बोल रहे थे इसमें। देखिए, अगर महाराष्ट्र को अगर संघ की दृष्टि से देखा जाए तो चार भागों में बांटा हुआ है। 4 भाग है, एक देवगिरी है, एक विदर्भ है, एक पश्चिम महाराष्ट्र है और कोंकण है। ये 4 क्षेत्र महाराष्ट्र के आते हैं। चारों क्षेत्रों को 288 सीटों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है पूरी तरीके से। और हर विधानसभा के ऊपर 3 संघ के प्रचारक, मतलब संघ के कार्यकर्ता जो है वो पूर्णकालीन प्रचारक उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और अतुल में एक संघ के बड़े पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के सर कारवा है, उनको तो पूर्णकालीन डेप्यूट कर दिया गया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए। वो पूरा तरीके से जो चुनाव प्रभारी है भूपेन्द्र यादव और सह प्रभारी जो है अनिल वैष्णव, उनके साथ पूरे महाराष्ट्र के 288 सीटों का संघ और भाजपा के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा हो इस पर काम कर रहा है। और एक विधानसभा पे अगर संघ के 3 प्रचारक पूरी तरीके से डेप्यूट कर दिए गए, अनुशासित संगठन वहां पर जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, तो ये बता रहा है कि संघ जमीनी स्तर पर कैसे काम कर रहा है। और संघ इस बात पे पूरा फोकस कर रहा है कि अपने जो वोटर्स है मतदान के दिन वो 100% वोटिंग के लिए निकले, तो उसके लिए अलग जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। तो वोटिंग भी पूरी बढ़ाई जाए, अपने जो वोटर्स है उनको इन्फ्लुएंस किया जाए। और ये जो नाराजगी है कि भाई गठबंधन हो गया है, इसके कारण हम वोटिंग नहीं करेंगे, अजित पवार को साथ में ले जाए, पार्टी संघ का कहना है कि भाई ये सब बात की बात है, पहले सरकार में आना है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को लेने आना है। तो संघ जिस तरह के जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, ये इस बार बड़ा अद्भुत वहां पर देखने को मिल रहा है। एक बहुत छोटी सी चीज आपको सिर्फ ऐड कर दूं कि उससे, हालांकि वो इस महाराष्ट्र से झारखंड से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि संघ कैसे एक्टिव अगर होता है तो क्या करता है। जैसे दिल्ली को लेकर परसों संघ के एक बड़े व्यक्ति और बीजेपी की बैठक हुई और 25,000 बैठकें करने जा रहे हैं, छोटी बड़ी बैठकें ये लोग करने जा रहे हैं दिल्ली। और तो अतुल लुमिया और जो अतुल लुमिया का जिक्र किया समीर जी ने, अतुल लुमिया और देवेंद्र फडणवीस सिंक में, वो दोनों इस इलेक्शन को देख रहे हैं। मतलब भूपेंद्र जी और वो तो वहां पर प्रभारी हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और अतुल लुमिया एक सिंक में है और वो पूरी स्ट्रेटेजी को तय, तो इस इलेक्शन को वही कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव को संघ के नजरिए से भी देखना चाहिए। हम पॉलिटिकल लड़ाई की तरह से देख रहे हैं। अच्छा, 2 छोटे-छोटे बयान उनकी बात हम कर ले। देवेंद्र फडणवीस से सवाल हुआ क्या शिवसेना के साथ आप दोबारा कभी जा सकते हैं, मतलब उद्धव ठाकरे के साथ, तो उन्होंने कहा 2019 में जो हो गया, उद्धव ठाकरे ने उनके साथ जाके सरकार बना ली, तो उसके बाद तो मुझे किसी चीज पर हैरानी नहीं होगी और किसी भी चीज को मैं असंभव नहीं कहूंगा, लेकिन हमें इस वक्त अभी ये होने नहीं जा रहा और चुनाव के बाद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं, बताइए हर्षवर्धन जी। नहीं, बड़ा स्पष्ट है इस वक्त। अगर देवेंद्र फडणवीस कोई भी और ऐसी बात करते तो शायद वो कार्यकर्ताओं में भ्रम करता, और अभी दोनों बड़े स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ये सारी रणनीति की बात हुई संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़े स्पष्ट तौर पर अपने स्वयंसेवकों से एक लाइन की जो बात कह रहा है कि आप आज ये कह रहे हैं कि अजीत पवार लोकसभा चुनाव में नहीं चले, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत होती तो क्या ये स्थिति होती? नहीं होती। तो बेहतर यह है कि आप अपने वाले को मजबूत करने पर चलिए, और रणनीतिक तौर पर यह है कि हमें अपना जो आंकड़ा है 2014 के आंकड़े के आसपास या उससे ऊपर ले जाना है। 2014 में भाजपा अकेले लड़कर 122 सीटें हासिल करने में कामयाब रही थी। देवेंद्र फडणवीस इस चुनाव के दौरान इंटरव्यू में, सभाओं में जिस तरह से संघ का नाम ले रहे हैं, वो एक जो जाने अनजाने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, चाहे वो बयान कह लीजिए, अनइंटेंशनल कह लीजिए, इंटेंशनल कह लीजिए, लेकिन एक ऊपर से नीचे तक स्वयंसेवकों के मन में पीड़ा थी। महाराष्ट्र में वो पीड़ा थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि ढेर सारे वरिष्ठ प्रचारक वहीं के हैं, तो वो एक वजह बनती है। अब ये उद्धव ठाकरे की जहां तक बात रही, उनके खिलाफ बहुत तीखा कभी कोई नहीं बोलना चाहेगा, क्योंकि हर कोई जानता है, जो एक बयान दिया था देवेंद्र फडणवीस ने, वो याद रखना चाहिए, अजीत पवार हमारे रणनीतिक हैं। और आप लोगों ने भी कहा कि अब तो एक परिवार हो गए, तो परिवार तो इनके साथ नहीं है,
ये सिर्फ रणनीतिक गठजोड़ है। परिवार तो तब होता है जब विचार एक हो, विचार तो परिवार आज भी उद्धव ठाकरे ही है, मतलब अगर होंगे नाराज परिवार है, लेकिन परिवार तो अच्छा ठीक है सर। कल से पहले तो ये बात कह नहीं सकते ना देवेंद्र फडणवीस का, उन्होंने कहा मैं किसी चीज को असंभव नहीं कहूंगा। नहीं, लेकिन बीजेपी और संघ को तो घर वापसी सबसे बड़ा कोर विषय है। कल चर्चा यहाँ ये हो रही थी सर कि वो अडानी जी उस मीटिंग में थे कि नहीं। अजीत पवार ने जिसका जिक्र किया कि हम शरद पवार जी 5 बार हम सब लोगों के साथ अमित शाह जी से मुलाकात बीजेपी वालों से किए थे 2019 के रिजल्ट आने के बाद, जब उद्धव ठाकरे उधर दूसरी तरफ प्रयास कर रहे थे सरकार बनाने के। शरद पवार जी ने कहा यह बात सही है कि वो दिल्ली में मीटिंग हुई थी, अडानी जी के घर पर मीटिंग हुई थी, मैं उसमें था, लेकिन मुझे मेरे साथी जो हैं ये कह के ले गए थे कि हमारे ऊपर बहुत केस कर दिए हैं केंद्र सरकार ने और हमें ये कहा जा रहा है कि तुम इधर आ जाओ तो तुम्हारा ये संकट दूर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं भरोसा नहीं कर सकता इस बात पर, जो भी तुमसे ये आश्वासन तुम्हें दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं उनके दबाव में चला गया, ये उनका कहना। और अडानी पर उन्होंने कहा कि अडानी जी ने केवल जगह मुहैया कराई थी, उनका घर था, वो होस्ट थे, मीटिंग में वो शामिल नहीं थे। शरद पवार जी का इसी से और राहुल गांधी पूछ रहे हैं कल सभा में, बताओ अडानी के साथ मीटिंग क्यों किए थे। अच्छा, लेकिन एक लाइन विजय सर आगे बताएं। तो शरद पवार जी को अडानी पर भरोसा है, मतलब है? वो तो कह रहे हैं वो होस्ट थे, कि वो कह रहे हैं कि उन पर भरोसा नहीं है, लेकिन गौतम अडानी पे फिर शरद पवार का भरोसा। तो राहुल गांधी को फोन करके पूछ लेना चाहिए ना, इधर क्यों सवाल पूछ रहे हो। मैं तो हैरान हूं, राहुल गांधी ने कल ही पूछा है ये कि बताइए आप लोग अडानी के साथ मीटिंग में थे कि नहीं, मतलब अडानी थे कि नहीं मीटिंग में। तो वो शरद पवार जी से पूछ ले, तो बता रहे हैं। किससे पूछ रहे? शरद पवार जी से ही पूछ रहे हैं सीधे। वो तो सीधे उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें एक रेफरेंस और, मैं अभी कल परसों उस पर स्टडी कर रहा था शरद पवार जी का कुछ इसी पूरे इशू पर, जो बैठक भारतीय जनता पार्टी के साथ एनसीपी के जाने पर जो एक पूरी स्टडी में देख रहा था, जो पूरा डेवलपमेंट हुआ, उसमें शरद पवार जी ने कहा, मतलब, और वो औपचारिक बात है, मतलब अनऑफिशियल नहीं है, औपचारिक तौर पर उन्होंने कहा कि मैंने जब ये चल रहा था, सारा झगड़ा हुआ, तो अजीत पवार वहाँ चले गए, फिर वापस आ गए, उसके बाद मैंने अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल को कहा था कि वो बीजेपी के साथ बातचीत करके देखें, लेकिन उस समय मैं ये बातचीत कर रहा था, लेकिन वो इसलिए कि मान लो खत्म ही हो जाए, ये मतलब नहीं था कि हमारी प्रायोरिटी बीजेपी के साथ जाने की है, लेकिन उस ऑप्शन को हम खुला रख रहे थे। और अजीत पवार को और उद्धव क्या नाम है इनका, प्रफुल्ल पटेल को मैंने कहा था कि वो वहां जाएं, और वो मेरे कहने पर वहां पर बात कर रहे थे। और ये भी बात उन्होंने उस रेफरेंस में कही थी कि ये गेस्ट हाउस था, घर नहीं है जो अडानी जी का, हो सकता है घर हो। अब आजकल घर कहा जा रहा है। आजकल देवेंद्र ने कंफर्म किया था कल शायद कि वो घर, उनके कहने से हमने बताया था कि दिल्ली में ही पहली बैठक हुई थी, और वो पहली बैठक वहां पर हुई थी, और उसमें शरद पवार जी रात का समय लोग थे। रात का भी, रात में लगभग 10 बजे वो बैठक शुरू हुई थी और 3 घंटे लगभग बैठक चली थी वो।